साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय साहब, जो लगातार बड़े नोटों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे, अपने तर्क के साथ, अपनी दलील के साथ। अश्विनी उपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, जरा सरल शब्दों में आप बताइए, हमने तो आंकड़े बताए दर्शकों को, 2000 के नोट क्यों बंद होने चाहिए? देखिए, जब ये 2000 की नोट आई थी उसी समय मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। हमारा ये कहना है कि 2016 में एक्चुअल में नोटबंदी हुई थी, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें वो नोट बदली हो गया। नोटबंदी का मतलब नोट को बंद कर देना, यानी अगर 500 रुपये की नोटबंदी का मतलब 500 रुपये अब चलेगा ही नहीं। 1000 की नोटबंदी का मतलब 1000 की नोट चलेगी नहीं। दुर्भाग्यवश 2016 में 500 रुपये की पुरानी नोट बंद हुई, उसके लिए नई नोट शुरू हो गई, तो इसको नोट बंदी नहीं, इसको नोट बदली कहते हैं जी। 1000 की नोट बंद हुई, 2000 की चालू हुई, तो इसको नोट बंदी नहीं, इसको बल्कि नोट बदली कहते हैं। एक होता डिमोनेटाइजेशन, एक होता करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज को कहते हैं नोट बदली, बदलना, और डिमोनेटाइजेशन को कहते हैं नोट बंदी। तो 2016 को हम जनरली हम लोग कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी। प्रैक्टिकली वो नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली था, वो करेंसी एक्सचेंज था, न कि डिमोनेटाइजेशन था। विषय ये है कि पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जिस देश में जितनी छोटी करेंसी है उतना वहां कम घूसखोरी है, कम दलाली है, कम भ्रष्टाचार है, कम हवाला है, कम काला धन है। उदाहरण के लिए पूरे यूरोप में मैक्सिमम करेंसी 100 है, पूरे अमेरिका में मैक्सिमम करेंसी $100 की है, उन्होंने 100 से ऊपर रखा ही नहीं। अब भारत में आज की रेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो आप जरा समझिए, 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो पर डे 100 रुपये, पर डे 50 रुपये से कम खर्च करते हैं। ठीक है। टोटल इंडियंस 110 करोड़ ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। अब बचे 20%, जो 20% भारतीय पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम भी, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बहुत तरीके हैं। तो सवाल यह है कि ये 500 और 2000 की नोट चल किसके ले रही है? अगर इसको बंद कर दिया जाए, अगर ये 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए तो 25% भ्रष्टाचार, 25% काला धन, 25% हवाला, 25% माओवाद, 25% नक्सलवाद, 25% खालिस्तानी अलगाववाद, 25% धर्मांतरण, 25% जिहाद तत्काल खत्म हो जाएगा। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस समय हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत आगे हैं, तो वास्तव में वो ईमानदार कर रहे हैं। जो ये भ्रष्ट लेखपाल हैं, भ्रष्ट कानून, जो भ्रष्ट लेखपाल हैं, भ्रष्ट कानून गो हैं, भ्रष्ट थानेदार हैं, भ्रष्ट तहसीलदार हैं, भ्रष्ट बड़े अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं और नेता हैं और मंत्री हैं और विधायक, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते। लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब, 2 सवाल मेरे और होंगे। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन रोकना जरूरी। ठीक है अश्विनी उपाध्याय साहब, 2 सवाल और हैं मेरे। पहला तो ये कि कारोबारी जगत के लोग, जो छोटे कारोबारी हैं, मझोले कारोबारी हैं, शायद उनकी भी आपत्ति हो सकती है कि देखिए साहब, इससे कारोबार में दिक्कत आ रही है, लेन देन में दिक्कत आ रही है। अभी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 130 करोड़ भारतीयों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में पता हो और वो बड़ी लेन देन भी उस पर कर सके। जी बिल्कुल, आपका सही सवाल अनुराग जी। देखिए, इस समय 43 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है, 43 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड मिल चुका है। ऑलरेडी 8 करोड़ नॉर्मल खाता है, यानी 43 और 8 51 करोड़। तो भारत में 51 करोड़ लोग सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं। परिवार कितने हैं? 30 करोड़। बैंक खाता कितना है? 51, यानी डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड मिला के 51 करोड़। यानी हर घर में कम से कम एक बैंक खाता, एक एटीएम, एक पेटीएम, एक डेबिट कार्ड या एक रुपए कार्ड तो है। अब सवाल यह है कि जब 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो बहुत महंगे सामान तो खरीदेंगे नहीं। वो आपका आईफोन और लैपटॉप और टैब और कार और बंगलो तो खरीदेंगे नहीं। वो तो अपने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करेंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कैश लेन देन की सीमा 5000 रुपए कर दिया जाए कि भाई जिस सामान की एमआरपी 5000 है, 5000 रुपए तक आप कैश में खरीद सकते हैं, लेकिन जिसकी एमआरपी 5000 से ज्यादा है आपको कार्ड स्वैप करना क्या पड़ेगा। पहले ये फैसला लिया जाए या पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जाए? जितने साइबर फ्रॉड होते हैं, जितने ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होते हैं, उनको लेकर एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर आप 5000 से ज्यादा पैसे का डिजिटली लेन देन करते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है।
फ्रॉड नहीं होगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये मेरे हाथ में एक मेरी PIL है, ब्लैक मनी के ऊपर चल रही है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है। टर्की में एक व्यक्ति ने बैंक फ्रॉड किया था, उसको 335 साल सजा मिली है। आप जुडिशियल रिफॉर्म करिए, जो आदमी बैंक फ्रॉड करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके, अमेरिका में जैसे आजीवन कारावास होता है, टर्की में जैसे आजीवन कारावास होता है, मैक्सिको में जैसे आजीवन कारावास होता है, सिंगापुर में जैसे आजीवन कारावास होता है, आप बना दीजिए। कोई जरूरत नहीं करेगा किसी की चीटिंग करने का, किसी के ATM का डुप्लीकेट बनाने का या बैंकिंग फ्रॉड करने का। ठीक है, तो आप करें सख्त कानून भी बनाया जाए। हमारा तो कानून घटिया है, बैंकिंग फ्रॉड करते रहते हैं, कुछ सजा नहीं मिलती ना। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास नहीं। ठीक है, तो जो बात अश्विनी जी आप कह रहे हैं, आप करें कि डिजिटल लेन-देन बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ सख्त कानून भी बनाए जाएं कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो फिर जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा, उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे सर, आपके मुताबिक क्या वजह है कि जो फैसला आप चाहते हैं लिया जाए वो अब तक नहीं लिया जा रहा है? कौन सी बड़ी बाधाएं हैं, कौन सा बड़ा फैक्टर है जो रोक रहा है? देखिए, इस देश में माफिया बहुत पावरफुल है, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, चाहे हॉस्पिटल माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन माफिया हो, जितने भी ये बड़े पावरफुल माफिया है। तो माफिया कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनका इतना प्रेशर होता है कि उस पर मुझे लगता है कि सरकारों को दिक्कत आती है। इसलिए जब आम जनता इस चीज़ को समझेगी कि जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं सबकी फंडिंग हवाला से होती है, काला धन से होती है, और हवाला और काला धन बड़े नोट से चलता है। अभी आपने कलकत्ता में देखा, कलकत्ता में अगर जो 60 करोड़ रुपए मिला है, अगर वहां 100 की नोट होती तो कितना होता? 3 करोड़ होता। अगर वो 500 की नोट होती तो 15 करोड़ होता। चूंकि वो 2000 की नोट थी इसलिए सीधे 60 करोड़ हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट जितनी छोटी होगी, हवाला उतना कम होगा, भ्रष्टाचार उतना कम होगा, घूसखोरी उतनी कम होगी, और खासतौर पे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे वो माओवाद है, चाहे जिहाद है, चाहे वो धर्मांतरण है, या जितनी भी समस्या है, ये भी कम हो जाएंगी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बड़े नोटों को बंद करना क्यों जरूरी है देश के लिहाज से, करप्शन के खिलाफ, देश की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिहाज से। लेकिन जैसा आपने बताया कि साथ में 2 काम और करने होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को और ज्यादा बढ़ाना होगा, साथ ही साथ सख्त कानून, सख्त मैकेनिज्म भी बनाना होगा ताकि किसी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। हमारे घर में, गांव कस्बों में जो लोग हैं उनके अंदर डर ना हो कि अगर वो डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पैसा कहीं फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर हम आपके सामने पेश हों, आंकड़ों के साथ, मुद्दे के साथ? आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर आपको नीचे नजर आएगा। आज फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में बस इतना ही। शुक्रिया।